हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पिछले वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़े थे और उसी के आगे आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। गुप्त शासन काल हम लोग को पढ़ना है। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम और इसने अपना राज प्रयाग से लेकर अयोध्या के बीच स्थापित किया था। ये देखिए वास्तविक संस्थापक था। अगर हम संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त नाम आता है, श्रीगुप्त, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसे गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है, गुप्त संवत का संस्थापक माना जाता है। 319 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, उसी समय से गुप्त संवत की भी शुरुआत हुई। और इसके जो सिक्के हैं वो कई प्रकार के हैं, जिसमें राजा रानी प्रकार के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं जो कि सोने के हैं। इसमें इसका नाम होता था और इसकी पत्नी, दोनों का नाम होता था। कुमार देवी इसकी पत्नी थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन करते हैं। संपूर्ण आर्यावर्त, दक्षिणावर्त और आठविक क्षेत्र को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं। समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान का उल्लेख उनके प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में मिलता है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। और समुद्रगुप्त के जो भी विजय हैं, जो भी उसकी जीत है, अभियान है, उसके बारे में विवरण मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और ये किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हर्षेड, उसने लिखा था। समुद्रगुप्त के सुयोग पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक शासन करते हैं और इन्होंने भारत से शकों को समाप्त कर दिया था। यानी जो शक विदेशी आक्रमणकारी थे उनका इन्होंने सामना किया और उनको हराया। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके विजय अभियान का विवरण दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ पर मिलता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक स्तंभ है, मेहरौली लौह स्तंभ बोलते हैं। उसी पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं उनके विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। भागवत धर्म में गहरी आस्था रखने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, कला के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के कारण विद्वान इस शासनकाल को स्वर्णयुग कहते हैं। यानी जो गुप्त काल है इसको स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, इन सभी में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। चीनी यात्री फाहियान इनके शासनकाल में भारत आया और फाक्योंकी नामक पुस्तक लिखी। तो जो फाहियान था उसने फाक्योंकी लिखी। गुप्त वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित है। तो ये गुप्त वंश के अंतिम प्रभावशाली शासक थे स्कंदगुप्त, और इन्हीं के समय हूणों ने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। देखिए ये जो भीतरी स्तंभ लेख है जो गाजीपुर ज़िले के सैदपुर तहसील में स्थित है, इसमें ये इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत पर हूणों के प्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कंदगुप्त द्वारा उनको पराजित किया गया था। हूणों का आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था। तो उस समय जो नेता था हूणों का वो खुशनवाज था। हूण भी एक मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थे और भारत में लगातार हमले कर रहे थे, पश्चिमोत्तर भारत में रुक करके। ये जो हूण थे पश्चिमोत्तर भारत में ठहरे हुए थे और वहाँ से भारत पर लगातार हमले कर रहे थे। भारत में शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से आरंभ हुआ। इसका सुंदर उदाहरण है देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर। कानपुर में ईंटों से निर्मित मंदिर है भीतर गांव का मंदिर।
दो चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, मंदिरों से लेकर के दो चीज़ें याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये पहला शिखर युक्त मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? ललितपुर। फिर ईंटों से निर्मित मंदिर भीतर गांव का मंदिर है, ये कानपुर में स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन था। यह मूलतः थानेश्वर यानी कि आज जो हरियाणा है और हरियाणा का जो अंबाला ज़िला है इसके आसपास का क्षेत्र थानेश्वर था, यहीं का शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। इसका बहनोई जो था वो मौखरी नरेश गृहवर्मा था। मौखरी यानी जो कन्नौज के शासक थे गृहवर्मा, उन्होंने कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना की थी। तो मौखरी नरेश यानी नरेश का मतलब यहाँ राजा होता है। मौखरी नरेश गृहवर्मा जो था वो हर्षवर्धन का बहनोई लगता था या जीजा लगता था, क्योंकि हर्षवर्धन की जो बहन थी रासरी, उनकी शादी, उनका विवाह किससे हुआ था? गृहवर्मा से हुआ था। लेकिन मालवा नरेश देवगुप्त द्वारा इनकी हत्या की गई, गृहवर्मा की हत्या कर दी गई और बहन रासरी को गृह एवं राज त्याग के बाद कन्नौज की सत्ता संभाली। अब देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। ये जो गृहवर्मा था इसकी हत्या मालवा नरेश कर देता है देवगुप्त, और उसकी बहन को कैद कर लेता है, रासरी को कैद कर लेता है। फिर जो है राजवर्धन जाते हैं, जो रासरी के बड़े भाई रहते हैं, वो जाते हैं छुड़ाने। तो धोखे से जो है कि शशांक द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती। फिर हर्षवर्धन जाता है, तो हर्षवर्धन जाता है और अपनी बहन को विंध्याचल के जंगलों से खोज कर लाता है, क्योंकि जो रासरी थी वो कैद से मुक्त होकर के भाग गई थी और सती होने जा रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो वो सती होना चाहती थी। लेकिन जो है हर्षवर्धन जाता है विंध्याचल के जंगलों में, अपनी बहन को खोजता है और फिर उसको अपने घर पे बुला लाता है, उसके साथ साथ कन्नौज की सत्ता संभालता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर ली, क्योंकि कन्नौज का जो शासक था गृहवर्मन, उसकी हत्या हो चुकी थी, तो कन्नौज का सिंहासन खाली था। इसके साथ ही उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उत्तर प्रदेश का नगर कन्नौज बन गया। हर्षवर्धन धर्मशील होने के साथ साथ साहित्य एवं कला का प्रेमी था। हर्षवर्धन के जो कवि थे, दरबारी कवि, वो बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित नामक एक ग्रंथ की रचना की है और इसमें तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम, शासन प्रशासन, समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 629 से 645 ईस्वी तक यहीं पर रहा, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक सी युकी लिखी और भारत यात्रा का विवरण दिया। तो जो फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फा क्यों की। और इसने जो लिखी है ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय आया, इसने सी युकी लिखी है। ह्वेनसांग ने अपने पुस्तक में भारत को यिंतु कहा है, यानी ह्वेनसांग जो है वो अपनी पुस्तक में भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग करता है या कहीं कहीं थियंतुन लिखा होता है। चीन के जो भी लोग हैं भारत को क्या कहते हैं? यिंतु। हर्षवर्धन शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन जो था ये हर 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन करता था जिसको मोक्ष परिषद कहते हैं, जहां बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी। इस अवसर पर सम्राट 5 वर्षों में प्राप्त अपनी समस्त संपत्ति दान में देता था और ह्वेनसांग के इस तरह के एक मोक्ष परिषद में शामिल हुआ था। ह्वेनसांग भी तो, ये जो ह्वेनसांग है ये भी जो है एक मोक्ष परिषद में शामिल हुआ था और ये जो प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में इसका आयोजन होता था। इसमें जो है हर्षवर्धन जाता था और अपनी सारी संपत्ति, यानी यहाँ तक कि अपने जो कीमती कपड़े हैं उनका भी दान कर देता था। हर्ष ने प्रयाग और कन्नौज में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया था। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा अपनी विद्वता और नैतिक आचरण के लिए विख्यात था।
कन्नौज एक समृद्ध नगर था और कन्नौज को महोदय श्री के नाम से पुकारा जाता था। ये याद रखिएगा, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से पुकारा जाता था। थानेश्वर अभिचार क्रिया के लिए प्रसिद्ध था। सम्राट हर्ष के साम्राज्य की सीमा कश्मीर से असम और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैली थी। नेपाल भी इसके अधिकार क्षेत्र में था। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। चालुक्य नरेश था दक्षिण भारत का जो चालुक्य वंश था। देखिए चालुक्यों में भी कई हुए हैं, जैसे बादामी और वातापी के चालुक्य जो कि दक्षिण भारत के थे, और इसके अलावा एक चालुक्य और थे जो कल्याणी के चालुक्य जो गुजरात के थे, राजपूत थे। तो हर्षवर्धन का युद्ध किसके साथ हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय बादामी का चालुक्य शासक था और इसमें कहा जाता है हर्ष हार जाता है, हर्षवर्धन की पराजय हो जाती है और इसकी जानकारी मिलती ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में पाया गया है और ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसी ने ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था और इस अभिलेख में हर्ष को सकलोत्तरा पथेश्वर कहा गया। सकलोत्तरा पथेश्वर कहा गया है, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। अब त्रिदलीय संघर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिदलीय संघर्ष क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कन्नौज का सिंहासन कहीं ना कहीं खाली हो गया। अब उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, यानी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए तीन राजवंशों ने आपस में युद्ध किया। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के मध्य कन्नौज को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ। उसी को त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसको हम लोग थोड़ा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज पर यशोवर्मन का आधिपत्य हो गया। कुछ ही समय पश्चात कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन शक्तिशाली राज्यों गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिदलीय संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चलता रहा। मतलब 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 10वीं शताब्दी तक चलता रहा। लगभग 200 वर्ष तक यह संघर्ष चला था। अब इसमें राजा कौन कौन से थे जिन्होंने भाग लिया? त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रमुख राजा थे पाल वंश के धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल। इतने राजाओं ने भाग लिया था। अब एक साथ नहीं भाग लिया था। जैसे पाल वंश के जो संस्थापक थे पाल वंश का जो एक शासक था धर्मपाल, वैसे पाल वंश का अगर संस्थापक पूछे तो गोपाल था। उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि जब वो राजा था तब इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन जब उसके बाद धर्मपाल शासक बना पाल वंश का, तभी से त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत हो गई। उसके बाद देवपाल बनता है, विग्रहपाल बनता है आगे, फिर उसके बाद नारायणपाल शासक बनता है। तो इन सभी के समय में ये युद्ध जारी रहा। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की बात करें तो सबसे पहले वत्सराज ने ये इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। फिर नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सब शासक थे वत्सराज से लेकर के और महेंद्रपाल तक। फिर राष्ट्रकूट शासकों की बात करें तो इस वंश के जो पहले शासक थे जिन्होंने त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था वो थे ध्रुव, फिर गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम और कृष्ण द्वितीय। तो ये इतने शासक थे जिन्होंने त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था और लगभग 200 वर्षों तक चले इस युद्ध में अंत में गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई और इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज हुआ। इसी को भोज प्रथम कहते हैं। 836 से 879 तक 89 तक है, कहीं कहीं 85 लिखा होता है। तो इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, कला, साहित्य और धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मिहिर भोज के अभिलेखों तथा सिक्कों पर उसकी उपाधि आदि वराह उत्कीर्ण मिलती है। तो ये जो मिहिर भोज है इसको आदि वराह भी कहा जाता है और प्रभास भी इसकी उपाधि मिलती है, आदि वराह और प्रभास। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों उपाधियाँ मिहिर भोज ने धारण की थी और ये वैष्णव धर्म को मानता था। मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया अरब यात्री सुलेमान था और इसकी सेना बल की प्रशंसा करते हुए
इसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। जो अरब यात्री सुलेमान था वो जो है मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कहता है। गढ़वाल और चंदेल वंश थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की और फिर इसके बाद गोविंद चंद्र शासक बनता है 1114 से लेकर 1154 ईस्वी तक। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोविंद चंद। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। 1080 ईस्वी के आसपास स्थापना की गढ़वाल वंश की। फिर अगला शासक बना गोविंद चंद्र जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने साम्राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाकर मगध यानी बिहार एवं मालवा मध्य प्रदेश तक विस्तृत कर लिया। युवराज रहते हुए भी इसने गजनी के शासक महमूद तृतीया को पराजित किया। तुर्कों से काशी की रक्षा करने के कारण इसकी रानी कुमार देवी ने अपने सारनाथ अभिलेख में इसे हरि का अवतार कहा है। तो रानी कुमार देवी ने इसको क्या कहा है? सारनाथ अभिलेख में हरि का अवतार कहा है। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश भी कहा गया है। और गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद 1170 से 1194 ईस्वी। यहाँ 93 लिखा है लेकिन 94 ईस्वी होगा। जयचंद का आपने नाम सुना ही होगा। एक गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था और इसने जो है मोहम्मद गौरी की सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो ये देखिए दिल्ली अजमेर के चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीया जिनको पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं इनके समकालीन शासक था। जयचंद के दरबार में प्रसिद्ध दार्शनिक एवं संस्कृत के कवि श्री हर्ष रहते थे जिन्होंने नैषधा चरित नामक महाकाव्य की रचना की है। इस ग्रंथ में नल और दमयंती की प्रेरण कथा प्रस्तुत की गई है। तो नैषध चरित की रचना किसने की है? श्री हर्ष ने की है। ये हर्षवर्धन नहीं है, ये कवि है, दूसरा है। और ये किसके दरबार में रहता था? जयचंद के दरबार में रहता था। मोहम्मद गौरी ने 1193 नहीं, यहाँ 1194 होगा, कहीं कहीं 93 भी लिखा हो सकता है। तो इसी के आसपास था। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। चंदावर कहाँ पड़ता है? इटावा। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के साथ ही बुंदेलखंड को पहले जेजाक भुक्ति बोलते थे। जेजाक भुक्ति, भुक्ति का मतलब प्रांत, और जेजा एक शासक हुआ था इस वंश में, तो उसी का प्रांत था, इसलिए इसको जेजाक भुक्ति बोला जाता है। तो बुंदेलखंड में जो है चंदेल वंश की स्थापना गुर्जर प्रतिहारों के बाद हुई। इस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है। यशोवर्मन धंगडेव विद्याधर इस वंश के शासक हुए। धंगडेव के शासनकाल में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये इतना जो है हम लोग को प्राचीन भारत में पढ़ना था, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो इतना ही है। अब आगे हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।